हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड एज यू ऑल नो कि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम पास में आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमने जीएस प्लस सीसैट बेस्ड टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। इसके अलावा हमने यूपीपीसीएस के लिए ही जीएस बेस्ड एक जो मॉक टेस्ट है उसे कंडक्ट कराया था, जो कि 8 मई यानी कल के दिन संडे को ही एक दिन के लिए लाइव था। तो स्टूडेंट्स जो टॉप 3 होंगे, हमने प्रॉमिस किया था, उनको हम प्रोवाइड करेंगे विद द फ्री टेस्ट सीरीज जो कि अपकमिंग है। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि कल के मॉक टेस्ट में दिए गए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है कि वेलबी कमीशन इज फेमस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? A. Educational reforms. B. Relation between British Crown and Indian princely states. C. Police reforms. D. To inquire into the ड्रेन थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू इंक्वायर इनटू द ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो दादा भाई नारोजी ने ये ड्रेन थ्योरी दी थी और उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी। बुक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड साथ ही साथ उसमें क्या चीज़ ले डाउन की थी कि जो इंडिया का पैसा है, जो इंडिया में रेवेन्यू जनरेट कर रही है ब्रिटेन, या जो इंडिया से पैसा आ रहा है, वो फुलफिल कर रहा है डिमांड या एक्सपेंडिचर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, सेविंग्स, पेंशंस, पेमेंट्स, या अगर बात करें प्रॉफिट्स टू द ब्रिटिश कंपनीज। तो इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था कि जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ा क्या? वेलबी कमीशन। तो वेलबी कमीशन जो है 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और दादा भाई नारोजी जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, ताकि वो इस थ्योरी को प्रूव कर सके। तो इसने क्या किया था? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी इन द ईयर ऑफ 1900। एंड साथ ही साथ वेलबी कमीशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? रॉयल कमीशन on the administration of expenditure of India। तो फाइनली इन द एंड इसके कमीशन की रिपोर्ट में ये चीज़ ले डाउन की थी कि इंडिया बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी, उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा इंग्लैंड को, बट जो टोटली ब्रिटिश एक्सपेंडिचर्स है वो इंडियन रेवेन्यूज़ पे मीट नहीं किए जाएंगे। एक फिक्स कोटा जो है उसे सेट कर देना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली फर्दर जो रेवेन्यूज़ जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the formation of the glittering colors in the thin foam of soap is the result of which of the following phenomena? A. Total reflection and interference. B. Total refraction and dispersion. C. Diffraction and dispersion. D. Polarization and interference. तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। सो वी नो कि जब एक थिन फोम की लेयर जो है वो बनती है, उस पर जब लाइट एक्ट करेगी तो बहुत सारे बबल्स जो है वो एयर बबल्स ऑलरेडी इसमें होंगे, है ना। तो जब लाइट उसके ऊपर या सरफेस के ऊपर अगर आप कहेंगे वो टच होगी, सम ऑफ इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, जो कुछ एंटर भी हो रही है वो बबल के ऊपर या बबल के सरफेस की तरफ जब पहुंचेगी वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी या बाउंस बैक करेगी। तो अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, या अगर आप कहेंगे इंटरफेरेंस का एंड रिफ्लेक्शन का। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये कंटिन्यूसली डिफरेंट कलर्स की तरह अगर आप कहेंगे या ग्लिटरिंग कलर्स की तरह आपको शो होगा ये इफेक्ट, जिस वजह से क्या होगा? बबल सोप की एक लेयर के ऊपर हमारे पास ग्लिटरिंग कलर्स या डिफरेंट कलर्स जो है हमें दिखाई देते हैं। सो एज अ result कि now refracted and reflected light gives the foam of the soap a glittering color. So the next question is कि which of the following states introduced a unique 16-digit Unicode to mark all the kinds of its land holdings? A. मध्य प्रदेश, B. उत्तर प्रदेश, C. असम एंड D. मेघालय। सो तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो हमें ये पता है कि लैंड से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत टाइम पीरियड के लिए भी चलते हैं। सो एज अ रिजल्ट इस डिस्प्यूट को काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए, या जो फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं, क्योंकि जब भी कई बार ऐसा होता है कि कोई भी लैंड परचेज करने जा रहा है, सो एज अ रिजल्ट वो जो लैंड है उसका पैसा दे दिया जाता है, बट बाद में पता लगता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। सो एज अ रिजल्ट जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उन्होंने क्या कहा कि 16 डिजिट का एक यूनिक कोड हर एक एरिया, बीट रेजिडेंशियल, बीट एग्रीकल्चर या बीट कमर्शियल लैंड, उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये कोड के द्वारा क्या किया जाएगा? एक ऑनलाइन आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इस एरिया की या उस लैंड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन पहले से ही मिल जाएगी। सो एज अ रिजल्ट अगर आप कोई लैंड परचेज करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर, तो उस कोड के थ्रू आप इजीली ये डिटर्मिन कर पाएंगे कि उस लैंड का स्टेटस एक्चुअली में है क्या। तो इस तरीके से द पीपल विल बी सेव फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रैप्स ऑफ फ्रॉडस्टर्स। तो ये 16 डिजिट्स का यूनिक कोड का सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the name of India's first cattle genomic chip? A. IndiCow, B. IndiGow, C. GowChip and D. Parvati.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिगाओ। तो इंडिगाओ जो है एक जीनोमिक चिप है, ठीक है। अगर हम बात करें इसे डेवलप किसने किया, इसे इस्टेब्लिश किया या डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने, ठीक है। और ये किसके अंडर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। और इस चिप को बनाया किस लिए गया, इस चिप को इसलिए बनाया गया कि जो हमारी इंडिजिनियस कैटल की अगर हम बात करें, राइट, कि इंडिया की फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप है ये, कि जो इंडिया की ओरिजिनल वैरायटी ऑफ प्योर ब्रेड की हमारे पास इंडिजिनियस कैटल है, उसकी कौन सी वेराइटीज़ है हमारे पास, गीर, कंकरेज, साहिवाल या ओंगोल, उनके ऊपर ध्यान रखा जा सके या उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें कंजर्व किया जा सके फॉर द फ्यूचर इटसेल्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि what is white mutiny? Hey, in the wake of the transfer of power from British East India Company to the British Crown, a section of European forces employed under the company resented the move to transfer their allegiance from the defunct company to the Queen. B. The introduction of Ilbert Bill led to the intense opposition in Britain and from British settlers in India that ultimately played on racial tension between it was enacted in 1884 in a severely compromised state. C. The passage of Indian Independence Act was resented by a section of Britishers and army employed by the British company rose in mutiny against the decision. And D. None of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाइट म्यूटिनी। का क्या आंसर है कि वेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, कि हमें ये पता है कि जो रिवोल्ट ऑफ इंडिया हुआ था 1857 में, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर छीनकर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास दे दी गई थी। तो एज अ रिजल्ट जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होती थी, अब वो ब्रिटिश आर्मी कहलाने लगी या क्वीन की आर्मी कहलाने लगी। बट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वो आर्मी फंक्शन कर रही थी तो उन्हें रिलेटिवली एक बोनस प्रोवाइड किया जाता था अपने घर से बाहर रहने के लिए, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था बट्टा, ठीक है। बट अगर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जब क्राउन के हाथ में वो आर्मी डायरेक्टली गई तो वो बट्टा उन्हें या बोनस जो उन्हें प्रोवाइड करने से मना कर दिया गया। सो एज अ रिजल्ट जो वाइट सोल्जर्स थे या जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने खुद से ही रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट, यानी कि क्वीन के अगेंस्ट उन्होंने इनडायरेक्टली रिवोल्ट किया, ठीक है। सो इस रिवोल्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चीज़ डिमांड की, या तो हमें वो बोनस प्रोवाइड कर दिया जाए या हमें वे बैक टू होम जो है उसकी अलाउंस दे दी जाए। सो एज अ रिजल्ट क्या किया, सम ऑफ द पीपल या some of the soldiers they returned back to their home. So they accepted it and opted out to return home. So the next question is कि in context of National Investment and Infrastructure Fund, which of the following is or are incorrect? तो यहाँ पे incorrect statements हमें mark करनी है। First, NIIF currently manages 2 funds, each with its distinctive investment mandate. Second, these funds are registered as alternative investment fund with the Securities Exchange Board of India. तो options क्या है, A 1 only, B 2 only, C both are correct and D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। जब हम नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इसका काम क्या है, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होनी है या आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होनी है, ताकि उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को कामयाब किया जा सके इन दी एंड, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अगर उन्हें किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म डेट की ज़रूरत है तो NIIF जो है वो लॉन्ग टर्म डेट जो है प्रोवाइड करेगी इन दी फॉर्म ऑफ बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, पेंशन स्कीम्स, किसी भी तरीके के लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जो इंडिया का अगर आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। एंड साथ ही साथ जो NIIF है वो 2 फंड्स नहीं बल्कि 3 फंड्स जो है उसको डिस्टिंक्टिवली या इन्वेस्टमेंट के मैंडेट की तरफ से उसे इस्टेब्लिश करता है या उसी हिसाब से उसे मैनेज करता है। सो एज अ रिजल्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ कंट्री हैज़ अ हाई जीनी कोएफिशिएंट, व्हाट डज इट सिग्निफाई अबाउट दैट कंट्री? ए हाई इनइक्वालिटी, B हाई इक्वालिटी, C हाई इन्फ्लेशन एंड D लो इन्फ्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाई इनइक्वालिटी। तो जब हम जिनी इफेक्ट की या जिनी कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो जिनी कोएफिशिएंट का डायरेक्ट लिंक हमारा होता है लॉरेंजोस कर्व के साथ, राइट,
ठीक है, तो हमें समझने के लिए इसे लॉरेंज़ोस कर्व को समझने की भी ज़रूरत है। और जब हम जिनी कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो वो एक डायरेक्ट मेजर है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिया के रेजिडेंट्स या कोई भी कंट्री के रेजिडेंट से। ठीक है, तो जब हम लॉरेंज़ोस कर्व को अगर डिराइव करते हैं या ड्रॉ करते हैं जब, तो एक परफेक्ट हमारे पास इक्वालिटी लाइन आ जाती है और एक परफेक्ट इनइक्वालिटी लाइन आ जाती है, राइट। तो हमारे पास जो जिनी इफेक्ट के लिए, जिनी कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, a/a+b। सो अगर हम बात करें परफेक्ट इनइक्वालिटी की या परफेक्ट इक्वालिटी की, तो दोनों जो सिचुएशंस हैं बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, दोनों ही एग्जिस्ट जो है नहीं कर सकती। तो एज अ रिजल्ट जो ए है वो ए एरिया जो है या जो कर्व की अगर हम बात करते हैं वो डिटर्मिन करता है हमारा जो प्रॉपर तरीका या प्रॉपर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सिस्टम इन द कंट्री इटसेल्फ। तो अगर हम लॉरेंज़ोस कर्व की बात करें तो उसके बाद जो हमारे पास एरिया की जो वैल्यू आती है, जो हमारे पास वैल्यू निकलती है कोएफिशिएंट की, इट इज नेक्स्ट टू जीरो या जीरो के क्लोज है तो हाई इक्वालिटी रेट रहता है। एंड अगर हम बात करें कि ये नेक्स्ट टू 1 है या 1 के क्लोज रहता है तो हाई इनइक्वालिटी रेट रहता है। सो एज अ रिजल्ट जिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 और 100% एक्सप्रेसेस मैक्सिमम इनइक्वालिटी अमंग्स द वैल्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज Supreme Court of India has very extensive jurisdiction and vast powers. Which of the following are not the part of original jurisdiction of the Supreme Court of India? First, matters refer to the Finance Commission. Second, recovery of damages by the state against the center. Third, dispute involving a question of law or fact on which the existence of a legal right depends. Fourth, commercial disputes between the center and the state. तो A option है 1, 2 and 3 only. B 2, 3 and 4 only. C 1, 2 and 4 only. And D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 and 4 ओनली। तो नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमने देखना था कि मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर की बात कर रहे हैं या कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली ना कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बट पार्लियामेंट के अंडर या पार्लियामेंट ही हमारा डील करेगा इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिस्प्यूट जो कि इन्वॉल्व कर रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं या एपेक्स अथॉरिटी है लीगल राइट्स की, लीगल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट बन जाता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी जुरिस्डिक्शन रहती है, ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। वेराज जो जुरिस्डिक्शन में अगर हम बात करें या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 and 4 जो है वो फॉल नहीं करता अंडर द कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रैप, इट रिलेट्स टू व्हाट? A, combination of high fertility and declining mortality rate. Second, combination of low fertility and rising mortality rate. Third है combination of low fertility and low mortality rates. D, combination of high fertility and high mortality rates. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फर्टिलिटी एंड डिक्लाइनिंग मोर्टैलिटी रेट। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रैप जो है अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे डेमोग्राफर्स यूज कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फर्टिलिटी यानी कि बर्थ्स जो है वो बढ़ रहे हैं एंड डिक्लाइनिंग मोर्टैलिटी यानी कि डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है इन अ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे होगा। ठीक है, हाई जो है आप डेमोग्राफिक ट्रैप की अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर तो बेटर हो रहा है क्योंकि मोर्टैलिटी रेट कम हो रहा है और फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, बट एज अ रिजल्ट हमें एक चीज़ और में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी क्योंकि लोग मर भी नहीं रहे हैं और बर्थ रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं वो भी कम हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज उतने ही बढ़ जाएंगे, है ना। रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ज़्यादा पॉवर्टी होगी। ठीक है, वेयर पीपल विल रिलाई ऑन मोर चिल्ड्रन एंड टू प्रोवाइड देम विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो एज अ रिजल्ट इसे डेमोग्राफिक ट्रैप जो नाम दिया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which of the following is true about the recently launched GSAT-7A? First, it is a geostationary satellite carrying Ku band transponders. Second, it is an advanced communication satellite meant for both military and civil purposes. A option is only 1, B only 2, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2.
तो इसका करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, यानी कि ओनली नंबर 1 स्टेटमेंट। तो वो इसलिए क्योंकि जब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जब KU बैंड ट्रांसपॉन्डर की बात कर रहे हैं तो इसका क्या काम रहता है कि ऐसी पोजीशन पे ये रहेगा कि ये क्या काम करेगा, फर्दर डायरेक्टली अगर हम कहीं कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन यूज होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अदर सैटेलाइट्स, जो कि जैसे स्टारलिंक हो गया कि जो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन डिसिपेट करने की बात कर रहा है, तो ये KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स के थ्रू ही किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जब ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाती है, इट इज अ सैटेलाइट मेंट फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविल पर्पसेस, तो ये सिविल पर्पसेस के लिए नहीं बनाई गई है, इट इज ओनली बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ही। तो अब GSAT-7A क्या करेगी, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के पास ही रहेगी, और वो डेवलप कौन कर रहा है, इसरो की सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। एंड इट इज सिमिलर टू इंडिया की नेवी की GSAT-7, ठीक है। जो नेवी है उसके पास भी इंडिपेंडेंटली अपने ओन यूज के लिए GSAT-7 है, जिसको और क्या बुलाते हैं, उसे रुक्मणी भी कहा जाता है, ठीक है। रुक्मणी जिसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2013। और GSAT-7A जो है इसका क्या काम रहेगा, इट विल बी अ सोल ऑपरेटर ऑफ ऑल द सैटेलाइट्स। तो 7A क्या करेगी, एनेबल करेगी इंडियन एयरफोर्स ताकि वो इंटरलिंक कर सके डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ रडार स्टेशंस या ग्राउंड एयरबेस या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कर सके एयरक्राफ्ट सच एज बेरीफ, A50 फैल्कन एंड DRDO के AEO एंड CSCO। तो ये जो हमारा GSAT-7A है ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कॉमन चैनल ऑफ ऑपरेशन या कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरह ऑपरेट करेगा। तो अब बात करेंगे हम अपने टॉपर्स की जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में अपना नाम रोशन किया है। तो फर्स्ट नाम है हमारे पास आकाश भारती, ठीक है, ये गोरखपुर से हैं। सेकंड इज अलंकार सिंह प्रयागराज से, एंड थर्ड इज अंजलि जिन्होंने दिल्ली से एनरोल किया था। तो इन्हें कॉलिंग टीम जो है डायरेक्टली एक आधे दिन तक खुद से ही कॉन्टैक्ट कर लेंगी, एंड साथ ही साथ इन्हें फ्री में सीरीज जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।